अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स ENG 503 का लेसन नंबर 1 to 3 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ELT बेसिकली है क्या। ELT बेसिकली इसका जो टर्म है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से है और एक एकेडमिक डिसिप्लिन है बेसिकली जो फोकस करता है आपकी टीचिंग पे, आपके लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। फर्दर ये कि इसमें डिफरेंट किस्म के आपके एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे आपकी लैंग्वेज रिक्विजन है, पीडियोलॉजी है, उसके अलावा कुरिकुलम डेवलपमेंट्स है, असेसमेंट्स है, टीचर ट्रेनिंग्स है। और फर्दर ये कि जो ELT है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है। इंग्लिश को बेसिकली कुछ कंट्रीज़ में एज एन फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं। सो इसको सेकंड लैंग्वेज के तौर पे भी पढ़ा जाता है। उसके अलावा इसमें इंग्लिश स्पीकिंग आती है, जैसे कि इसमें माइग्रेशन की वजह से भी आपकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। इस किस्म के जो टॉपिक्स हैं वो इसमें डिस्कस किए गए हैं। सेकेंड टॉपिक की तरफ जाएं तो यहाँ पे बात करें इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ ELT। अब यहाँ पे बेसिकली डिस्कस ये किया गया है कि किस तरीके से लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट मेथड्स में यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया है लैंग्वेज सेंटर्ड मेथड्स। अब फर्स्ट इसमें है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में GTM। सो इसमें यहाँ पे बात की गई है कि एम्फसाइज करता है लर्निंग थ्रू योर ट्रांसलेशंस, जिसमें आपका टारगेट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज आती है। स्ट्रक्चरल अप्रोच है इनकी। उसके बाद जो है लर्नर सेंटर्ड मेथड है, उसमें क्या होता है कि जो आपका डायरेक्ट मेथड आप यूज़ करते हो, जो टीचर्स हैं वो टारगेट करते हैं लैंग्वेज को डायरेक्टली, और इसमें नेटिव लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा नहीं करते। और इसमें कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग आता है, जो कि फोकस करता है आपकी रियल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स पर, आपके इंटरेक्शंस पे, आपके टारगेट लैंग्वेज के साथ। उसके बाद आपके पास अगर थर्ड पॉइंट देखें तो थर्ड पे डिस्कस किया गया है हमारे पास यहाँ पे लर्निंग सेंटर्ड मेथड्स के बारे में। तो इसमें टोटल फिजिक्स रिस्पॉन्स आता है, जो कि एम्फसाइज करता है आपके कॉम्प्रीहेंशंस को थ्रू योर फिजिकल रिस्पॉन्स में आप कमांड करते हो अपनी टारगेट लैंग्वेज के साथ। टास्क बेस्ड लैंग्वेज है आपकी, जिसमें आप फोकस करते हो कंप्लीट करने में टास्क यूजिंग योर टारगेट्स लैंग्वेज, जिसमें आपका रियल वर्ल्ड सिनेरियोज वगैरह भी आते हैं। फर्दर बात करें तो इसमें आपका नेचुरल अप्रोच भी आती है, जस्ट लाइक के जो आपका एम है फाइंड करने का डिफरेंट सिमिलरिटीज बिटवीन योर फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज उसको, और उसके अलावा इसमें आप मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करते हो। टॉपिक नंबर 3 देख लें। तो टॉपिक नंबर 3 में बात करें इंट्रोडक्शन टू द असेसमेंट ऑफ लर्नर्स। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि इसमें एक इंट्रोडक्शन दिया गया है लर्नर का, ELT का मतलब के, और इसमें असेसमेंट जो है वो क्रूशियल रोल है जो कि स्टूडेंट्स नो करते हैं लाइक इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग। फर्दर इसमें ये कि लैंग्वेज स्किल्स आती हैं, जैसे कि लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है। अब यहाँ पे बात की गई है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट की सबसे पहले। तो अब इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मल असेसमेंट है वो स्ट्रक्चर एवेल्यूएशन होती है, बल्कि जो इनफॉर्मल असेसमेंट है वो कैजुअल होती है या ऑनगोइंग होती है। सेकेंडली फॉर्मेटिव और समरेटिव असेसमेंट्स हैं। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं वो कंडक्ट होती हैं ड्यूरिंग योर लर्निंग प्रोसेस, जिसमें आप प्रोवाइड करते हो एक फीडबैक, एक गाइड, इंस्ट्रक्शन। और समेटिव असेसमेंट जो है उसमें आप एडमिनिस्ट्रेट करते हो एट द एंड ऑफ योर लर्निंग पीरियड, और इसमें आप एवेल्यूएट करते हो अपने लर्निंग आउटकम्स को। उसके बाद यहाँ बात करें नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है उसे आप कंपेयर करते हो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में विद योर ग्रुप, और जो आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है उसमें आप मेजर करते हो अपनी परफॉर्मेंसेस अगेन योर स्पेसिफिक क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स। ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव असेसमेंट्स में क्या होता है कि ट्रेडिशनल असेसमेंट्स में आपके टेस्ट इंक्लूड होते हैं, क्विज इंक्लूड होता है, बल्कि जो अल्टरनेटिव असेसमेंट्स होती है उसमें आपके प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट्स, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में यूटिलाइज करते हो आप डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज़ को, जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेट करते हो और स्कोरिंग करते हो अपने असेसमेंट्स की। ओवरऑल जो यहाँ पे बात की गई है वो कहा गया है कि जो आपकी डिज़ाइनिंग असेसमेंट है उसमें कुछ एसेंशियल प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जैसे कि आपके पास ये
प्रैक्टिकलिटी है, रिलेबिलिटी है और वैलिडिटी। अब जो प्रैक्टिकलिटी है वो इंश्योर करती है आपके असेसमेंट के टाइम को और उसकी कॉस्ट फ्रेंडलीनेस को। रिलेबिलिटी आपकी जो है वो आपकी कंसिस्टेंटनेस और डिपेंडेबल रिजल्ट्स को शो करती है। और जो आपकी वैलिडिटी है वो इंश्योर करती है कि आपकी असेसमेंट जो है वो कैसे मैयर हो रही है, उसमें किस तरीके से फर्दर आपको स्पोज आउट करना चाहिए उसे मैयर करने के लिए। टॉपिक नंबर 4 को देख लें तो यहाँ पे बात की गई है कि किस तरीके से जो है ELT के जो चैलेंजेस हैं बेसिकली लाइक सोशल चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ ELT। तो इसमें भी ELT एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है प्रमोट करने में लोकल कल्चर्स को, और उसके अलावा जो कल्चर फोस्टर कर रहा है। नेक्स्टली ये कि इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहा है एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज जिसमें वो सीख सकते हैं अपनी लाइक अदर कल्चर्स के बारे में, जो उनकी चीज़ें हैं जैसे कि लैंग्वेजेस है, उनका कल्चर जो कि इंटरट्विन्ड है। उसके बाद बेसिकली अब लैंग्वेज और कल्चर इंटरट्विन क्यों है, बिकॉज किसी भी जगह की कल्चर को, किसी भी जगह के सिनेरियोस को समझने के लिए और वहाँ की लैंग्वेज जानना लाजमी है। विदाउट नोइंग देम लैंग्वेज आप उनको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब फर्दर टॉपिक नंबर 5 की तरफ चलें तो यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स। अब यहाँ पे बैचलर्स डिग्री आती है जिसमें आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स भी आ सकता है, टिपिकली वो रेफर करता है BS है। मास्टर्स डिग्री में आपके पास मास्टर ऑफ एजुकेशन है, आर्ट्स है, MA इंग्लिश टीचिंग है, उसके अलावा MA इंग्लिश विद एन TESOL है, उसके बाद आपके पास MA है, MPhil है और MS है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में आपके पास डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। टॉपिक नंबर 6 में जहाँ यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोफेशनल एसोसिएशंस एंड यूनियंस। तो अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ यूनियंस के बारे में बताया गया, जैसे कि आपकी अमेरिकन काउंसिल है जो कि टीचिंग फॉरेन ऑफ लैंग्वेज में है, ACTFL है, उसके बाद आपके पास NCTE है, उसके बाद AAAL है, फिर ILTA है, फिर IATEFL है आपके पास। उसके बाद अगर नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस देख लें तो इसमें आपके पास जापान एसोसिएशन फॉर लैंग्वेज टीचिंग है, उसके बाद ये टेसोल ग्रीस है। ELT ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में जो है वो है सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स की है, अफिलिएटेड बॉडीज आ जाती हैं। उसके बाद और सुपरविटिव इनिशिएटिव्स वगैरह बेस में आते हैं जैसे कि आपके ब्रिटिश काउंसिल्स वगैरह। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करें सो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है नेचर एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस। अब बेसिकली लैंग्वेज है क्या, इवन आप लैंग्वेज इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इवन अगर किसी ने कुछ सोचना भी है, कोई थॉट माइंड में लेके आने, तो उस थॉट के लिए भी उसके पास लैंग्वेज होना लाजमी है। लैंग्वेज इस कदर हमारी मतलब की इम्पोर्टेंस रखती है। अब यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि जो लैंग्वेज है वो फंडामेंटल टूल है ह्यूमंस के कम्युनिकेट करने के लिए। अब इसमें होता क्या है कि इसमें आप एक्सचेंज करते हो अपनी इंफॉर्मेशंस को, अपने आइडियाज़ को, जिसमें आपकी नॉलेज शेयरिंग आती है, आपके बिलीव्स आते हैं, ओपिनियंस आ सकते हैं, इमोशंस एंड डिज़ायर्स, कमांड, एप्रिसिएशंस वगैरह। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है चमोस्की की। सो इसने कहा था कि 1957 में इसने एक थ्योरी प्रेजेंट की जिसमें उसने कहा कि लैंग्वेज जो है उसको आप व्यू कर सकते हो एज अ सेट ऑफ सेंटेंस जो कि कंस्ट्रक्ट करती है एक फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स को। उसके बाद बात की गई है सैपिर वुल्फ की। सो उसने 1921 में डिस्क्राइब किया था लैंग्वेज को। उसने कहा था कि एक डिस्टिंक्टली ह्यूमन और नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है जो कि कन्वे करता है आपके आइडियाज़, इमोशन और डिज़ायर्स वगैरह को वॉलंटरीली प्रोड्यूस सिंबल्स के थ्रू। और उस डेफिनेशन को उसने एम्फसाइज किया था अपने इंटरनेशनल सिम्बॉलिक नेचर ऑफ लैंग्वेज में। उसने हाईलाइट किया था इसको एज अ सोफिस्टिकेटेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे। उसके बाद अगर टॉपिक नंबर 8 की बात कर लें तो यहाँ पे डिस्कस किया गया फंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में। भी इसमें डिफरेंट फंक्शंस आते हैं। सो मैंने कलेक्टिवली डिस्कस कर रही हूँ। बेसिकली इसमें 6 फंक्शंस हैं जो कि आपके रोमन जैकॉब्सन ने आइडेंटिफाई किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल है रेफरेंशियल फंक्शन जिसमें आप डिस्क्राइब करते हो और प्रोवाइड करते हो इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वर्ल्ड, जो आपकी दुनिया में इंफॉर्मेशन है वो। इमोटिव फंक्शन में लैंग्वेज क्या करती है कि वो एक्सप्रेस करती है इमोशंस को और एटीट्यूड्स को। कोनेटिव फंक्शन में वो कमांड्स देती है या डायरेक्टली ऑर्डर्स करती है। उसके बाद पोएटिक फंक्शन में जो लैंग्वेज है वो क्रिएटिवली और एस्थेटिकली यूज़ की गई है। उसके बाद फैक्टिक फंक्शन में इंगेज करती है अपने सोशल इंटरेक्शंस में और स्मॉल टॉक्स में।
और लास्ट में मेटालिंगुअल फंक्शन देखें तो इसमें वो एनालाइज करती है लैंग्वेजेस, मतलब बेसिकली लैंग्वेज का फंक्शन ये है कि वो एनालाइज करती है, मतलब आप लोग लैंग्वेज को एनालाइज करते हो ड्यूरिंग योर कम्युनिकेशन। अब इसमें ओवरऑल जो फंक्शंस है ये सर्व कर रहे हैं एक मीन ऑफ पावर के तौर पे, आइडेंटिटी ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पे और एक परफॉर्मेटिव एक्शंस के तौर पर। टॉपिक नंबर 9 की तरफ चलें। सो यहाँ पे डिस्कस करें टॉपिक नंबर 9 में के फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस। इसको भी मैंने कलेक्टिवली ही डिस्कस किया है। सो फर्स्ट इसमें है रिफ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमंस हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लैंग्वेजेस को और उसके यूजेस को। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो लैंग्वेजेस हैं वो रेफर करते हैं किसी इवेंट के साथ, किसी कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट भी आपको मिलता है लैंग्वेजेस में। आर्बिट्रेरीनेस की बात करें तो यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस बेसिकली इस तरीके से है कि इसमें कोई इनहेरेंट कनेक्शन नहीं है बिटवीन योर लिंग्विस्टिक फॉर्म्स और उनके मीनिंग्स के दरमियान में। प्रोडक्टिविटी में ह्यूमंस जो है वो क्रिएट करते हैं न्यू एक्सप्रेशंस को, एट्रेंसेस को। और फिफ्थ पे डिस्कस किया गया यहाँ पे कल्चरल ट्रांसमिशंस के बारे में, जिसमें डिस्कस ये किया गया बेसिकली कि जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से पास डाउन करती है थ्रू योर जनरेशंस और विद इन योर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। डुअलिटी की बात कर रहे हैं इसमें। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लैंग्वेज है वो ऑपरेट करती है आपके 2 लेवल्स पे, साउंड और मीनिंग पर। ओवरऑल इसमें ये डिस्कस किया गया सेकेंडली ये कि जो फीचर्स हैं ये इनेबल करते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन को ताकि वो इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सके अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को और उसके अलावा अपने जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उससे भी कन्वे कर सके। टॉपिक नंबर 10 में बात की गई है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे बेसिकली लिंग्विस्टिक जो है वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। लिंग्विस्टिक बेसिकली आप कह लें कि उसमें आप लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसकी फॉर्म्स हैं, उसके मतलब डिफरेंट किस्म के सिंटैक्टिक, सेमेंटिक, उसके इस किस्म के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। अब फर्दर इसमें अगर हम देख लें तो इसमें बेसिकली फोनेटिक्स आता है, फोनोलॉजी आता है, मॉर्फोलॉजी आता है, सिंटेक्स आता है, सेमेंटिक्स है, प्रैग्मेटिक्स है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, साइको लिंग्विस्टिक्स है, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक और अप्लाइड लिंग्विस्टिक वगैरह इन सब चीज़ें इसमें आती हैं। अब फर्दर इसमें होता क्या है कि इसमें आपकी डिफरेंट किस्म के लैंग्वेजेस आ गई जिन्हें हम पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। मैं अगर इसको मैं दोबारा से क्लियर सा मीनिंग दूँ तो बेसिकली जो फोनेटिक्स है वो आपके आई थिंक साउंड्स के साथ रिलेट करती है। मॉर्फोलॉजी जो है वो आपकी मतलब कंस्ट्रक्टेड वर्ड्स के साथ या उसके जो सिमिलर यूनिट्स हैं उनको देखती है। उसके बाद अगर आप देखें सेमेंटिक्स, और सेमेंटिक्स आपके लिटरल मीनिंग के साथ यूज़ होते हैं। प्रैग्मेटिक्स जो है वो आपके लैंग्वेज इन यूज़ के जो मीनिंग्स हैं उसके साथ होते हैं। सोशियो लैंग्वेज जो है उसमें लैंग्वेज और सोशल फंक्शन जो है वो इंटरट्विन्ड है। साइको में आपकी जो मेंटालिटी है, जो आपकी परसेप्शंस है, प्रोडक्शंस है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच है, उसके साथ वो इंटरट्विन करती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक जो है वो आपके फंक्शंस ऑफ योर आपका जस्ट लाइक के जो आपकी एक विजन्स आई है, परसेप्शन और प्रोडक्शंस वगैरह उसमें वो यूज़ होती है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक का कनेक्शन है आपकी लैंग्वेज का और जो आपके मतलब के जो बहुत पुराने एनिशिएंट जो आपके वर्क्स हैं उनके साथ भी कनेक्ट करती है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है कि इसमें आप एप्लीकेट करते हो कुछ मेथड्स को, कुछ रिजल्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक कुछ एरियाज़ में, जैसे कि आपकी टीचिंग है, नेशनल लैंग्वेज पॉलिसीज़ है, ट्रांसलेशंस है, लैंग्वेज इन पॉलिटिक्स है, एडवर्टाइजमेंट्स है या फिर क्लासरूम्स वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 11 की तरफ आए तो यहाँ बात की गई है लैंग्वेज एंड सोसाइटी, मतलब आपकी सोशियो कल्चरल सोशियो लैंग्वेज भी इसमें आ सकते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक्स। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस किया गया है वो ये कि इसमें सोशल स्ट्रक्चर और लिंग्विस्टिक बिहेवियर आता है। जस्ट लाइक के लैंग्वेज और सोसाइटी तो इंटरकनेक्टेड हैं, उसकी कुछ डिफरेंट वेज भी हैं जिसमें आपके जो सोसाइटल स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके लिंग्विस्टिक बिहेवियर को। सेकेंडली बात की गई है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म एंड रिलेटिविटी की, जो इसमें अब क्या होता है कि लैंग्वेज को शेप करना, उसके परसेप्शंस को, उसके कल्चर्स को, उसके डिफरेंसेस को, ये सब चीज़ें इनमें आती हैं लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म में और रिलेटिविटी में।
उसके पास बाई डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें लैंग्वेज और सोसाइटी कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है विच ईच अदर। नो रिलेशनशिप लास्टली डिस्कस किया गया है। सो इसमें क्या होता है कि कुछ ने मतलब जो स्कॉलर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स और सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं है। टॉपिक नंबर 12 देख लें, तो यहाँ बात की गई है लिंग्विस्टिक्स डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रेफर करती है एक रेंज ऑफ वेरिएशंस के साथ, मतलब जो ह्यूमन लैंग्वेजेस में वेरिएशंस आती हैं उसके साथ, मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, आई थिंक 7000 लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। अब जो लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपके ह्यूमन कल्चर पे, आपकी आइडेंटिटी पे, और जो लैंग्वेज अपने हेरिटेज के साथ आप एक्सप्रेस कर रहे हो उस पर, आपकी हिस्ट्री, आपकी नॉलेज वगैरह पर। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में अब होता क्या है कि इसमें आप फेस करते हो डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस ड्यू टू योर ग्लोबलाइजेशन और डोमिनेंस ऑफ सर्टेन लैंग्वेजेस। जस्ट लाइक इसमें आपकी इंग्लिश आ सकती है, उसके अलावा इसमें आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए एक वाइटल प्रिजर्विंग आइडेंटिटी, हेरिटेज और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी जो है वो इंग्लिश मेंटेन करती है अपनी। फर्दर ये कि जो सारे टॉपिक्स हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एक नेचर, फंक्शन, फीचर, स्टडीज़ और सोसाइटल इम्पैक्ट्स किसी भी प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज की ह्यूमन सोसाइटी में। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आए, लेसन नंबर 3 की तरफ। तो लेसन नंबर 3 में क्या बात कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया गया। अब टॉपिक नंबर 13 में बताया गया लैंग्वेज चेंजेस एंड हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। लैंग्वेज बेसिकली कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, इवॉल्व होती रहती है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो रही है ओवर द टाइम, और इसकी जो ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक की वो क्रूशियल है अंडरस्टैंड करने के लिए और डेवलप करने के लिए लैंग्वेजेस को, और प्रोवाइड करने के वैल्यूएबल इंसाइट फॉर योर लैंग्वेज टीचिंग। अब इसमें होता क्या है कि आपके वेरियस लेवल्स हैं लैंग्वेज चेंजेस के। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपके पास लेक्सिकल चेंजेस, जिसमें जो वर्ड है वो एंटर करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं लैंग्वेजेस में, मतलब न्यू वर्ड्स आते हैं और कुछ वर्ड्स चले जाते हैं, और वो ऑब्स्टेल्स और गेनिंग पॉपुलैरिटी बनते रहते हैं ओवर द टाइम, मतलब कि कुछ वर्ड्स बड़े ट्रेंड में आते हैं, फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम फेड अप हो जाते हैं और कुछ फिर न्यू वर्ड्स आते हैं। सेकेंडली बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। सो इसमें क्या होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड है वो चेंज हो सकता है, और उसके जो पैटर्न्स हैं लैंग्वेज में वो भी चेंज हो सकते हैं। जस्ट लाइक के कुछ स्पेलिंग्स चेंज हो सकते हैं, या कुछ इस टाइप के जो टर्म्स हैं या आपके जो साउंड वगैरह हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। सिंटैटिक्स में आपके ग्रामर रूल्स और आपके जो स्ट्रक्चर इवोल्यूशन है वो हो सकती है, मतलब आपकी जो ग्रामेटिकलाइजेशन है उसका जो प्रोसेस है वो शिफ्ट कर सकता है फ्रॉम योर कंटेंट टू योर फंक्शंस। और फोनोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है कि जो आपकी प्रोनाउंसिएशंस हैं, जो साउंड पैटर्न्स हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं फोनोलॉजिकल चेंजेस में, और ये भी बेसिकली एक बड़ा मेन एम टेंड भी बन सकता है। उसके बाद यहाँ बात की गई है टॉपिक नंबर 14 में डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को डिवाइड किया गया डिस्टिंक्ट पीरियड्स में, और ये जो हर एक पीरियड है उसको सिग्निफिकेंट लिंग्विस्टिक चेंजेस के साथ मार्क आउट किया गया, उसमें आपके एक्सटर्नल हिस्टोरिकल इवेंट्स भी आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आपके पास पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस आती हैं। इसमें फर्स्ट है आपका प्री ओल्ड इंग्लिश, जिसको आप डार्क एजेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपकी जैसे चौसर है, इस तरह के जो आपके, बल्कि इसमें आपके ग्रीक टाइम के जो लोग हैं वो भी आ सकते हैं, माइट भी। ओल्ड इंग्लिश में आपकी आ जाती है जो आपकी क्लासिकल या आपकी जो डार्क एज की लैंग्वेजेस थी, जिसमें आपके पास रोमन टाइम पीरियड आ जाता है। मिडिल इंग्लिश में जो मतलब नॉर्मल सी, मतलब जो आप कह लें कि एलिज़ाबेथन एज से पहले पहले की, उसके थोड़े से उसकी ड्यूरेशन की स्टार्टअप की जो थी वो सारी डिटेल्स आ जाएंगे। उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश देख लें तो इसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा राइटर्स आ जाते हैं, मतलब जिन्होंने मॉडर्निज्म पे लिखना शुरू कर दिया था, जिन्होंने इंडिविजुअलिटी के बारे में लिखना शुरू कर दिया था, मतलब आई गेस बिट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। जस्ट लाइक इसमें आपके पास बहुत सारे राइटर्स हैं, वर्जीनिया वुल्फ है इसमें आपके पास, या फिर इस किस्म के जो भी आपके राइटर्स हैं, मोहसिन हामिद हो गए, और इस टाइप के जो आपके राइटर्स हैं वो सारे आ सकते हैं इसमें। लास्ट पे आता है आपके लेटर मॉडर्न इंग्लिश, अभी 18th सेंचुरी से प्रेजेंट तक आ रहा है, मतलब कि अभी तक जो राइटर्स आ रहे हैं उनकी बात करते हैं।
सो बेसिकली इनमें भी आपकी इसमें अब क्या होता है कि जैसे कि अब आपके पास कुछ राइटर्स हैं, मोहसिन हामिद बेसिकली वो अभी के हैं, रिसेंट है। उसके अलावा आपके पास वासिफ अली वासिफ हैं, या कुछ इसके जो सूफीज हैं या जो दूसरे आपके आर्ट मतलब राइटर्स या स्कॉलर्स हैं वो इसमें ऐड हो सकते हैं। उसके बाद बात की गई है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक नंबर 15 में। अब यहाँ पे क्या होता है कि ड्यूरिंग जो आपका था अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड जो था, उसमें ग्रामर रूल जो थे वो चेंज है। मतलब अगर आप क्लासिकल इंग्लिश निकाल के देखें तो उनकी कुछ वर्ड्स की जो फॉर्मेशन था वो भी काफ़ी हद तक चेंज है। अब यहाँ पे जो चेंजेस आए वो आपके नाउन्स में आए, एडजेक्टिव्स में आए, प्रोनाउंस में आए, डिटर्मिनर्स में आए, वर्ब और एडवर्ब और कंजक्शन वगैरह में आपके चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। अब ग्रामर चेंजेस जो स्टार्ट हुए उसमें आपका एपोस्ट्रोफी का यूज स्टार्ट हुआ जेनेटिव सिंगुलर में। उसके बाद आपके पास एडजेक्टिव फॉर्म्स और कंपैरेटिव स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, प्रोनाउंस यूसेजेस स्टार्ट हुई स्पेशली इन योर सेकंड पर्सन शिफ्टेड। और उसके बाद आपके पास यहाँ क्या हुआ चेंजेस में, इंग्लिश लैंग्वेज की वर्बल इन्फ्लेक्शंस और जो वर्ब फॉर्म्स थी एंडरवेंट्स की वो चेंज हुए, एडवर्बियल रूल जो यूजेस था वो सेंटेंस स्ट्रक्चर कितने वेरिएशंस ली, इस किस्म की जो चीज़ें थी वो उस टाइम पे मतलब हैपन हुई। टॉपिक नंबर 16 की तरफ चलो तो यहाँ पे बात की है कॉलोनियलिज्म एंड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब कॉलोनियलिज्म बेसिकली है कि कॉलोनियलिज्म जस्ट लाइक कि जब ब्रिटिश ने आकर सब कॉन्टिनेंट पर या अफ्रीका पे या किसी भी जगह पे जब उन्होंने गवर्नमेंट अपनी स्टार्ट की, मतलब उन्होंने वहाँ पे हुकूमत स्टार्ट की, तो उन्होंने मतलब हमें कॉलोनीज में बांट दिया। जस्ट लाइक उन्होंने हम पे हुकूमत की, डिवाइड एंड रूल था उनका मेन मोटो। सो बेसिकली उसके रिगार्डिंग ये कॉलोनियलिज्म जब हुआ तो इंग्लिश लैंग्वेज स्प्रेड करना शुरू हो गया। मतलब उसकी इन्फ्लुएंस स्टिल अभी तक है, मतलब उनके जाने के इतने अरसे बाद भी 75 ईयर्स बाद भी या जितना भी अरसा उनका गुजर चुका है, सो उनकी जो लैंग्वेज की इन्फ्लुएंस है वो हम पे से अभी नहीं गई। दिस इज समथिंग कि जिस तरीके से कॉलोनियलिज्म की वजह से स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आता है। अब यहाँ पे इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस आती है, और ये कुछ प्रेस्टिजियस स्टेटस मतलब नेशन के लिए इसने कैटर कर लिया। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं बिहाइंड योर, मतलब जो आपकी इंग्लिश से स्प्रेड हुई वो क्यों हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता चुकी हूँ ब्रिटिश एम्पायर पावर की वजह से, उनके कॉलोनियल एक्सपेंशन की वजह से। फिर आती है आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आपकी 20th सेंचुरी में हुई थी, ब्रिटेन फैसिलिटेड नॉलेज एक्सचेंज में। राइज ऑफ अमेरिका का जब सीन हुआ उसमें ये सब कुछ हुआ, ग्लोबल पावर बन गया था वो, तब इंग्लिश आपकी इन्हांस हुई बिकॉज हर किसी को अमेरिकन ड्रीम को फॉलो करने के लिए इंग्लिश सीखना लाजमी था। प्रेस्टिजियस स्टेटस है आपका इंग्लिश का, मतलब वो इंटरनेशनल सेटिंग के तौर पे फिर वो यूज़ की जाने लगी। दिस इज हाउ कि इंग्लिश किस तरीके से आपकी स्प्रेड हुई। उसके बाद आपके पास टॉपिक आता है, सॉरी बेसिकली इससे पहले उन्होंने कुछ डिस्कस भी किया ब्रिटिश कॉलोनिज्म के बारे में। कनाडा में जब उन्होंने किया, कैरेबियन में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद वेस्ट अफ्रीका आ गया आपके पास, ईस्ट अफ्रीका है, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की गई है। उसके बाद अमेरिकन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुपीरियरिटीज भी इसमें डिस्कस की गई हैं। उसके बाद आता है आपके पास इंग्लिश इन साउथ एशिया। साउथ एशिया इज बिलोंग्स टू आर। अब इसमें क्या हुआ कि इंग्लिश का इंट्रोडक्शन साउथ एशिया में करवाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब जब उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की थी। शायद आपने मुताले की बुक में भी पढ़ना पड़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने बिजनेस के लिए यहाँ पे आए थे और बाद में उन्होंने हुकूमत करना स्टार्ट कर दी थी। अब इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अडेप्ट की उनकी एजुकेशन, उनके उसका जो एलाइट सर्कल्स है, मतलब उनको सिविलाइजेशन, उन्होंने कहा जी हम आपको सिविलाइज करेंगे, और उस सारे सिनेरियो में उन्होंने अपनी लैंग्वेज को भी स्प्रेड किया और यहाँ पे हुकूमत करना भी स्टार्ट कर दी। अब फर्दर यहाँ पे होता क्या है कि इंग्लिश ने कंटिन्यू किया एक डोमिनेशन पोजीशंस को अपने रीजन्स में और स्पेशली एजुकेशन में ड्यू टू देयर इन्फ्लुएंस। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे वेरिएशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। श्रीलंका और बांग्लादेश में एक्सपीरियंस किया उन्होंने शिफ्ट ऑफ लैंग्वेज को, वहाँ पे लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया इस लैंग्वेज को। नेपाल, भूटान, मालदीव्स में इनकॉर्पोरेट इंग्लिश के एजुकेशन और टूरिज्म स्टार्ट हुआ। इंडिया और पाकिस्तान ने मेंटेन की इंग्लिश का एज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज आफ्टर द कॉलोनिज्म।
फर्दर क्या होता है कि जी आपके साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रांजिशन करती हैं ELT की तरफ कि उन्होंने ट्रेडिशनल ग्रामर पे फोकस टीचिंग मेथड सीखना स्टार्ट कर दिए हैं। दिस इज़ हाउ कि आपकी किस तरीके से साउथ एशिया में इंग्लिश आ चुकी थी। ओवरऑल उसके बाद यहाँ पे एक चैप्टर ख़त्म होता है और आने वाली वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं फर्दर इनके नोट्स भी साथ साथ प्रोवाइड करती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।